कल लास्ट एक्सप्रेशन डिराइव किया था हमने हाफ एल आई जीरो स्क्वेयर, जो कि एक्सप्रेशन था एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर के लिए। अभी तुमको सीखना है डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट, कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। और मैं तुमसे कहा था कि तुम पता करके आओगे हाफ एल आई जीरो स्क्वायर से हम कैसे कैलकुलेट करके निकालेंगे हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। क्या तुम में से कोई करके लाया है? कि हम कैसे पता करेंगे? हाँ, ये आई जीरो की जगह है। ठीक है, कर लिया? कितने लोग ने कर लिया? हाथ ऊपर करो। 1 2, कमाल है। 2 बच्चे पढ़ते हैं इतने सारे बच्चों में, बाकी लोग मजे करते हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो तुम लोग, टाइम पास कर रहे हो। अब फैक्ट ये है कि ये 2 लोग हमेशा इसको कर पाएंगे, जब भी ये कहीं पे भी इनको मिलेगा ये कर देंगे तुरंत। और बाकी लोग जिनको अब मैं सिखा रहा हूं ये केवल तभी कर पाएंगे इस चीज को जब इसको रिवाइज करेंगे 2-3 बार, अदरवाइज ये कर नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। बस इतना ही अंतर है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी U डैश इक्वल टू हाफ एल आई जीरो स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। अब ये लेंथ है, स्मॉल एल से दिखाता हूं क्योंकि वो भी एल है। अगर मैं सॉलिड के लिए बात करता हूं तो सॉलिड का सेल्फ इंडक्टेंस, या सॉलिड के लिए, हाँ सॉलिड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस, चलो एल को रहने देता हूं मैं, हाफ एल। आई जीरो की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई जीरो। आई जीरो की जगह बी अपॉन म्यू जीरो एन। अगर ये लिखता हूं मैं यहां पर, तुमने क्या किया? सेल्फ इंडक्टेंस को लेंथ से काट दिया क्या? नहीं, बी अपॉन म्यू जीरो एन इसका स्क्वायर और साथ में 1 अपॉन ए एल। आप बोलो क्या करें?
एल की कौन सी वैल्यू किसके लिए रखी? सॉल्वेंट के लिए। क्या होती है बोलो? म्यू जीरो कैपिटल एन स्क्वायर स्मॉल एन स्क्वायर ए स्मॉल एल इंटू बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए एल। तब कट पिट के तुम्हें फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया, हाफ या एन स्क्वायर खत्म, म्यू जीरो से एक पावर खत्म, ए एल से ए एल खत्म, बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। एनर्जी डेंसिटी नेक्स्ट आर्टिकल, मैक्सवेल्स कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। साइंटिस्ट मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट। यहीं बैठ जाओ बैग हटा के। मैक्सवेल्स कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने क्या कंसेप्ट दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो तुम्हें सीखना है। क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा वो भी समझो। अगर ये कोई कैपेसिटर है, इसमें यहां तक करंट आएगी, कंडक्शन करंट आईसी, यहां से कंडक्शन करंट जाएगी आईसी, पर ये बीच में जहां कोई कंडक्टिंग पाथ ही नहीं है वहां तो करंट फ्लो नहीं हो सकती। अगर मैं इस जंक्शन पर केसीएल लगाता हूं, किरचॉफ करंट लॉ, तो इनकमिंग करंट तो है, आउटगोइंग करंट है ही नहीं, केसीएल फेल हो जाता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि केसीएल इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर केसीएल फेल होता है मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फेल होता है। दूसरा लॉजिक, अगर मैं यहां एक लूप कंसिडर करता हूं और उसके लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाता हूं, लूप का अगर ये वाला हिस्सा लेता हूं मैं, इतना हिस्सा, तो इसमें तो इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट यानी करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप अवेलेबल है। पर अगर मैं ये वाला हिस्सा लेता हूं इसी लूप का, इसमें कोई करंट है ही नहीं, एम्पियर सर्किट लॉ भी फेल हो जाता है, दो लॉस फेल हो जाते हैं। तो मैक्सवेल ने सोचा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने संकल्पना की एक नई तरह की करंट की, उसे नाम दिया उसने डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने बोला कि जहां पर कंडक्टिंग पाथ नहीं होता, यानी इन बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वहां पर भी करंट फ्लो करती है, पर वो कौन सी करंट होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली कंडक्शन करंट के बराबर होती है और ये फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस की फॉर्म में ये फ्लो करती है, ऐसा उसने बताया। और उसका एक्सप्रेशन भी दिया उसने, एप्सिलॉन 0 टाइम्स dA/dt, जो अभी डिराइव करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट को करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंडक्शन करंट की ही तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको नाम दिया गया करंट। हेडिंग मैक्सवेल्स कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, उसमें लिखोगे Maxwell's concept of displacement current dash according to Maxwell comma a changing magnetic field, a changing भी लिख सकते हो और तुम लिख सकते हो change in, दोनों सही बैठेंगे। a change in magnetic field induces an electric field and hence a changing electric field must induce a magnetic field, full stop. When a changing electric current flows through the wire
चार्जिंग कर दो, मैंने चार्जिंग, चलो चेंजिंग भी चलेगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो करंट जीरो से बढ़कर होती है मैक्सिमम, और जब डिस्चार्ज होता है तो करंट मैक्सिमम से बढ़कर होती है जीरो। तो दोनों ही टाइम करंट रहती है ट्रांजिट में, ऐसी करंट को ट्रांजिशन करंट बोलते हैं, वो सिलेबस में नहीं है हमारे। ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, तो चेंज होती है। व्हेन ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर, कॉमा, charge on the plates of capacitor, charge on the plates of capacitor changes with time, charge on the plates of capacitor changes with time, comma, thus a changing electric field sets up, thus a changing electric field sets up between the plates of the capacitor, between the plates of the capacitor, full stop, paragraph change. Maxwell showed that the changing electric field intensity, या changing electric field लिखो खाली, changing electric field causes a current, a changing electric field causes a current through the capacitor, causes a current through the capacitor, comma, which is called displacement current. उस करंट को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, फुल स्टॉप, सब हेडिंग। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, अंडरलाइन करो, डैश लगाओ। सर्किट बनाओगे, एक कैपेसिटर दिखाएंगे, कैपेसिटर की दो प्लेट्स, कनेक्शंस, एंटर करने वाली करंट I इक्वल टू IC कंडक्शन करंट, एग्जिट करने वाली करंट भी कंडक्शन करंट। पर कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉर्नर्स, फ्रिंजिंग इफेक्ट, लाइंस हो जाएंगी कर्व्ड, यहां फ्लो करती है डिस्प्लेसमेंट करंट I इक्वल टू ID। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तुम जानते हो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे हम इस डेरिवेशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए इस डायग्राम को यूज करेंगे। लिखोगे लेट प्लस Q एंड माइनस Q be the charges, be the charges on left and right plate of the capacitor. Plus Q and minus Q be the charges on left and right plate of the capacitor at any instant, full stop. If sigma is the surface charge density,
if sigma is the surface charge density of the plates of the capacitor, comma, then the electric field between the plates, of the parallel plate capacitor is given by, between the plates of the parallel plate capacitor is given by E equal to sigma upon epsilon 0 or E equal to Q upon epsilon 0 A ठीक है। सिग्मा की जगह लिखूंगा Q बाय A, एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज अगर निकालना है डी, उसे दिखाऊंगा मैं डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए से बट डी क्यू होता है आई टाइम्स डी टी, सो डी इक्वल टू आई टाइम्स डी टी अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। ये जो करंट है यही है वास्तव में डिस्प्लेसमेंट करंट, और आई डी इक्वल टू आई इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए टाइम्स डी अपॉन डी टी। मैं इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ए को ई के साथ ले जाकर मैं उसको बना सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई ए एप्सिलॉन 0 टाइम्स डी फाई सबस्क्रिप्ट ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अपॉन डी टी, मैग्नेटिक नहीं है। ये दोनों एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। बीच की स्टेप भी लिख देता हूं जिससे तुम कंफ्यूज नहीं हो। एप्सिलॉन 0 टाइम्स डी ऑफ ई ए अपॉन डी टी, और जो ई ए है उसकी जगह में लिखा है फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थीटा 0 होने के बाद कॉस 0 1 हो जाएगा, इससे हमें ये मिलेगा एक्सप्रेशन। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना तुमको आना चाहिए। पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में हुआ करता था, अभी इसको शिफ्ट कर दिया, इधर कर दिया, ईएमआई में डाल दिया। स्टार मार्क करके लिखो the magnitude of displacement current is exactly equal to the conduction current. Exactly equal to the conduction current. Full stop. Also, it produces magnetic effect. कौन प्रोड्यूस करती है? डिस्प्लेसमेंट करंट। आल्सो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट लाइक कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट की तरह ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये डिटेल कंप्लीट हो गई, ईएमआई खत्म। अब तुम पढ़ोगे एसी। नेक्स्ट आर्टिकल, हेडिंग अल्टरनेटिंग करंट, एसी। जैसा मैंने तुम्हें बताया था यूनिट 2 में कि हमें सिर्फ पढ़ना है सिर्फ एक ही तरह की एसी को। कौन सी? साइनोसॉइडल। वो एसी जो साइन कर्व को फॉलो करती है, सिर्फ उसे पढ़ना है।
डेफिनेशन ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, दोबारा लिख लो। एसी है क्या? द करंट विच वेरीज periodically in both the direction and the magnitude with respect to time is called AC, represented as with respect to time is called AC. मैंने लिखवाया AC इज रिप्रेजेंटेड एज या रिप्रेजेंटेड एज लिखवा, तो उसके पहले एक वर्ड और डालो, साइनोसॉइडल AC इज रिप्रेजेंटेड एज I इक्वल टू I0 sin omega t. Sinusoidal AC is represented as I equal to I0 sin omega t. ये एक्सप्रेशन कहां से आया से डिराइव करेंगे, पहले मेंशन कर दो। हियर I0 इज पीक वैल्यू ऑफ AC, ये है AC की पीक वैल्यू। इसका वेरिएशन भी प्लॉट कर दो टाइम के साथ। ये करंट साइनोसॉइडली वैरी करेगी साइन कर्व को फॉलो करते हुए। दिस इज साइनोसॉइडल वेरिएशन। यहां एक साइकिल कंप्लीट होगा, टाइम पीरियड कैपिटल T, और अगर एंगल लेते हैं तो 2 पाई। दिस वैल्यू corresponds टू पीक वैल्यू I0। एवरेज वैल्यू अगर लेंगे फुल साइकिल के लिए तो हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव। AC की एवरेज वैल्यू आएगी 0। जैसे अल्टरनेटिंग करंट होती है वैसे होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में AV बोल सकता हूं। AV का वेरिएशन भी ऐसा ही आएगा। ये साइनोसॉइडल या कोसाइन फंक्शन हो सकती है। I0 cos ओमेगा t से भी दिखा सकता हूं। वेरिएशन को साइनोसॉइडल ही बोलते, चाहे वो कोसाइन कर्व को cos थीटा को फॉलो करे। एक्सप्रेशन फॉर AC, एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में तुमने सीखा था कि जब कोई कॉइल में करंट पास की जाती है तो वो घूमती है। अगर हम किसी कॉइल को घुमाएं तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग उसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा, और वो EMF कितना होगा, E इक्वल टू माइनस d∅dt। और अगर उस कॉइल में n टर्न्स है तो n टाइम्स d∅dt। और यहां से हम डिराइव कर देंगे EMF के लिए भी एक्सप्रेशन आएगा और साथ में करंट के लिए भी आएगा। लिखोगे लेट ए कॉइल having capital N turns, let a coil having capital N turns is rotated in a uniform magnetic field, is rotated in a uniform magnetic field with constant angular velocity omega, with constant angular velocity omega, so that the angle theta covered by it in time t, so that the angle theta covered by it in time t will be theta equal to omega t, will be theta equal to omega t. Thus, using Faraday's law,
using Faraday's law, we may write, the expression for induced EMF as using Faraday's law, we may write the expression for induced EMF as equal to minus d times n phi upon dt. बट फाई होता है बी ए कॉस थीटा, सो इक्वल टू माइनस एन को बाहर लिया कांस्टेंट है डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा माइनस एन टाइम्स बी यूनिफॉर्म ए यूनिफॉर्म कांस्टेंट, कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चाहो तो मेंशन कर दो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, क्योंकि पहले से इनिशियलाइज नहीं किया हमने। बाकी बचा डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा। कैलकुलस में 11th क्लास में तुमने सीख लिया था फॉर्मूला, इट इज माइनस साइन थीटा, माइनस गेट कैंसल्ड, वी गेट एन बी ए एक प्रॉब्लम है, हाँ, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ज्यादा अच्छा है कि मैं इसको ओमेगा टी लिख दूं जैसा कि मैंने थ्योरी में मेंशन किया है, तब हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। मैं थीटा की वैल्यू रख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, अब आसान है, माइनस की जगह प्लस एन बी ए, फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज ई ईएमएफ और वोल्टेज। अब इस चैप्टर में ईएमएफ और वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, क्योंकि यहां पर हम बैटरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जहां बैटरी होती है वहां इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और जहां इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वहां पर ईएमएफ और वोल्टेज अलग अलग होते हैं, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस ही 0 हो जाता है तो ईएमएफ वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो मैं चाहे ईएमएफ बोलूं या वोल्टेज बोलूं, दोनों ही बात सही होगी, दोनों ही बातें सही होंगी। इक्वल टू प्लस एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगली स्टेप में मैं लिख सकता हूं इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, जहां पर वेयर स्टामा करके लिखोगे, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका, वेयर ई जीरो इक्वल टू एन बी ए ओमेगा इज पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू है फॉर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ, कुछ भी लिख सकते हैं, पीक वैल्यू फॉर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हम एक्सप्रेशन निकालना चाहते थे करंट का, और एक्सप्रेशन किसका निकल गया, वोल्टेज का। एक्चुअल में वोल्टेज का ही पहले निकलेगा, अब अगर कॉइल का रेजिस्टेंस आर है तो आर से डिवाइड करके उसको हम कन्वर्ट कर देंगे करंट के एक्सप्रेशन में। तो ये मिला हमें एवी का एक्सप्रेशन अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। इफ resistance of the coil is capital R, then if resistance of the coil is capital R, then corresponding current I equal to E upon R equal to E0 upon R sin omega t। अगर मैं E को R से डिवाइड करता हूं तो मुझे I मिलता है, और अगर मैं E0 को R से डिवाइड करूंगा, पीक वैल्यू को अगर मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो मुझे करंट की पीक वैल्यू मिलेगी, मुझे I0 मिलेगा, I0 साइन ओमेगा टी। साइनोसॉइडल एसी के लिए एक्सप्रेशन मिल गया, जैसा कि पहले लिखा था I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये एक्सप्रेशन हो गया साइनोसॉइडल एसी का। ये डेरिवेशन, इससे हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया, और इसी डेरिवेशन से मैं इस चैप्टर को एंड करूंगा। ओमेगा मेंशन कर सकते हो, ओमेगा क्या है,
हियर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, छोटा एफ इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग चैप्टर में फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, स्टैंडर्ड है। यहां पर हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए इस चैप्टर में स्मॉल एफ। तो ओमेगा कितना हो गया 2 पाई एफ। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एफ है लीनियर फ्रीक्वेंसी। अगर 2 पाई न्यू लिखा रहता है तो भी सही है, 2 पाई एन लिखा रहता है तो भी सही है। अंतर सिर्फ ये होगा कि फ्रीक्वेंसी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, एफ से, एन से या फिर न्यू से, तीनों ही सिंबल इस्तेमाल होते हैं। हमने देखा ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अभी तक मेंशन नहीं किया ना, अलग से लिख दो। आल्सो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC, the instantaneous value of AC and AV, AC and AV are respectively, AC and AV are respectively I equal to I0 sin omega t, I equal to I0 sin omega t and E equal to E0 sin omega t। ये हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। किसी इंस्टेंट t पर करंट इतनी होती है I0 sin ओमेगा t और वोल्टेज होता है V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t भी लिख सकते हैं और E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t भी लिख सकते हैं, दोनों से। अब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, करंट बिना वोल्टेज के तो होता ही नहीं है, वोल्टेज वेरी करेगा तभी तो करंट वेरी करेगा। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के तो करंट फ्लो होगी नहीं और वेरी भी नहीं करेगी। हाँ, एक तरीका हो सकता है पर वो एसी के लिए नहीं होगा। तुम डीसी को वेरी करा सकते हो रियोस्टेट लगाकर, वोल्टेज कांस्टेंट रह सकता है और रियोस्टेट वेरी करोगे तो करंट वेरी कर जाएगी, वो अलग तरीका हुआ है। हेडिंग एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। पूरी साइकिल के लिए तो हमें पता है आधा साइकिल पॉजिटिव आधा साइकिल नेगेटिव, एवरेज वैल्यू 0 हमेशा। तो हम आधे साइकिल के लिए एवरेज निकालते हैं फिर, और आधे साइकिल के लिए एवरेज निकालना है तो एक ही तरीका है, कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं निकाल सकते। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी डैश फॉर ए फुल साइकिल comma AC varies periodically, AC varies periodically such that it is positive for first half cycle, it is positive for first half cycle and negative for next half cycle, negative for next half cycle, comma, so its average value remains 0, so its average value remains 0, full stop. But we can calculate its average value for half cycle as described below, डैश लगा दो, डेरिवेशन करना है हमको कैलकुलस यूज करके। हम चार्ज को लेकर डिराइव करते हैं करंट के लिए एक्सप्रेशन। एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, देखो, लेट फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल dt, let for a small time interval dt, comma, the strength of current, the strength यानी उसका मैग्नीट्यूड, strength of current
रिमेन्स कांस्टेंट, टाइम dt के लिए करंट कांस्टेंट रहती है, सो दैट द चार्ज फ्लोन in this time interval dt will be, ये चार्ज होगा dq, तुमने स्मॉल क्यू लिया था कैपिटल क्यू लिया था? स्मॉल या तो स्मॉल लेना, कैपिटल या तो कैपिटल लेना। आई डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। नाउ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर हाफ साइकिल, इस एक्सप्रेशन को आधे साइकिल के लिए अगर लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, जीरो से लेकर आधे साइकिल में फ्लो होने वाला चार्ज क्यू हाफ, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी टाइम 0 टू टी हाफ, आधा साइकिल, टी बाय 2 टाइम पीरियड का आधा। अगली स्टेप में यहां तो मुझे मिल जाएगा क्यू हाफ साइकिल में फ्लो होने वाला चार्ज। दूसरी साइड मुझे वैल्यू रखनी होगी, आई की जगह मैं रखूंगा आई जीरो साइन ओमेगा टी, आई जीरो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी बाई 2, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा तो मैं बाहर ले लेता हूं, 0 टू टी बाई 2 माइनस भी आएगा, माइनस आई जीरो बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी 0 टू टी बाई 2। लिमिट्स रख देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस आई जीरो अपॉन ओमेगा कॉस, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं 2 पाई बाय कैपिटल टी और स्मॉल टी की जगह टी बाई 2 माइनस कॉस 0 माइनस आई जीरो बाय ओमेगा टी टी कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कॉस पाई कितना होता है और कॉस 0 भी 1, कॉस 0 1, कॉस पाई माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो क्या मिल गया हमको क्यू हाफ की वैल्यू मिल गई मुझे प्लस में 2i0 अपॉन ओमेगा, ये हुआ क्यू हाफ 2i0 बाय ओमेगा। जब क्यू हाफ पता है और अगर एवरेज करंट है आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, तो आई एवरेज को टाइम फॉर हाफ साइकिल यानी टी बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा क्यू हाफ। बट चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो मैं क्यू हाफ को क्या लिख सकता हूं एवरेज करंट इनटू टाइम फॉर हाफ साइकिल, आई एवरेज इनटू टी बाई 2। तो डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया, आई एवरेज हमें मिल जाएगा आई एवरेज इक्वल टू क्यू हाफ अपॉन टी बाई 2, क्यू हाफ की वैल्यू रख दो ऊपर से 2i0 अपॉन ओमेगा इंटू 2 बाई टी, ओमेगा की वैल्यू भी रख दो 2 पाई अपॉन टी इंटू 2 बाई टी, टी टी कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2i0 अपॉन पाई, और शायद तुम्हें सीधे याद होगी 2 बाई पाई की वैल्यू, कई कैलकुलेशन में हमें जरूरत पड़ती है 2 बाई पाई, इसकी वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 2 अपॉन पाई होता है 0.637, इट मीन्स एवरेज वैल्यू इज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, जिसे मैं परसेंटेज में लिख सकता हूं 63.7% ऑफ पीक वैल्यू।
So how much is average value? It is 63.7% of peak value. पर ये एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए है, ये याद रखना, फुल साइकिल के लिए तो होती है 0। तो हमने एवरेज वैल्यू एसी के लिए पता की इन टर्म्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू। जैसा रिलेशन करंट का है, आइडेंटिकल रिलेशन वोल्टेज के लिए भी मिलता है। सिमिलरली वी मे राइट, ऐसे ही तुम लिख सकते हो, सिमिलरली वी मे राइट E average equal to 0.637 times E0. E average equal to 0.637 times E0 और 63.7% of E0। E की जगह V भी लिख सकते हो, जो तुम्हें पसंद हो वो लिखो। तुम्हें E पसंद है E लिखो, V पसंद है V लिखो। ये जो हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हम क्या पता कर सकते हैं? सब हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज वैल्यू। जब हम किसी अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? सिग्निफिकेंस ये है कि तुम करंट पास करो T/2 टाइम के लिए किसी अप्लायंस से, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे कुछ और, AC पास कर रहे हो T/2 टाइम के लिए, तो जितना चार्ज फ्लो होगा, चार्ज जितना फ्लो होगा वो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितनी कि उस AC की एवरेज वैल्यू के बराबर की DC पास करने पर फ्लो होगा टाइम T/2 तक। टाइम T/2 के लिए या तो तुम क्या फ्लो करो उस अप्लायंस से AC, या फिर तुम फ्लो करो उस AC की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल के बराबर वैल्यू की DC। जो चार्ज फ्लो होगा अप्लायंस से वो सेम होगा दोनों केस में। सिग्निफिकेंस में लिखो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC। सिग्निफिकेंस मीन और एवरेज वैल्यू of AC or AV, of AC or AV over a half cycle, AV यानी alternating voltage, over a half cycle is equal to that value of constant current, is equal to that value of constant current और वोल्टेज। कांस्टेंट करंट किसे बोलते हैं? डीसी को। कांस्टेंट करंट और वोल्टेज, ब्रैकेट में लिखो डीसी, कॉमा which would send the same amount of charge, which would send the same amount of charge through a circuit, same amount of charge through a circuit in time of half cycle, in time of half cycle as is sent by AC और AV। जितना AC या AV भेजेगी एग्जैक्टली उतना ही चार्ज उसकी एवरेज वैल्यू के बराबर की DC भेजेगी। तो हमने एवरेज वैल्यू पढ़ ली, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है RMS वैल्यू की। नेक्स्ट हेडिंग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को एक्सपांड करोगे, शॉर्ट में लिखोगे, एक्सपांडेड फॉर्म तो है रूट मीन स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म है RMS वैल्यू।
इसके दो नाम और हैं। आरएमएस वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं या वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो इफेक्टिव वैल्यू, प्रभावी, इफेक्टिव, प्रभावी, इफेक्टिव वैल्यू, और वर्चुअल, वर्चुअल वैल्यू। तो इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक मैं आसान तरीका बता रहा हूं बिना कैलकुलस के, दूसरा कैलकुलस यूज करके तरीका दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तुम्हें जैसे भी डिराइव करना हो तुम कर सकते हो। तो लिखोगे इट इज दैट स्टेडी करंट, आरएमएस वैल्यू क्या होती है? इट इज दैट स्टेडी करंट, स्टेडी करंट का मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी, ब्रैकेट में डीसी, ब्रैकेट क्लोज, which when passed through a resistance, which when passed through a resistance for a given time, for a given time, comma then it will produce same amount of heat, इसको हम हीट के बेसिस पर कंपेयर करते हैं। इट विल प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट एज द एसी डज इन सेम टाइम थ्रू द सेम रेजिस्टेंस, in same time through the same resistance। क्या मतलब हुआ कि तुम किसी अप्लायंस तो नहीं लेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट तो रेजिस्टेंस में देखा जाएगा। तुम किसी रेजिस्टेंस से एसी पास करो सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए, या फिर उस एसी की आरएमएस वैल्यू के बराबर की डीसी पास करो, दोनों कंडीशन में जो हीट डेवलप होगी थ्रू दैट रेजिस्टेंस वो सेम होगी। तुम बाजार से बल्ब खरीदते हो, उस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट, एक्चुअल में ये आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सभी अप्लायंसेस पर मार्क्ड होती है आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू कहीं पर इस्तेमाल नहीं करते, सब जगह आरएमएस वैल्यू मार्क्ड होती है। घर में जो 220 वोल्ट आ रहे हैं, ये 220 वोल्ट उस एसी की आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है कि तुम एसी पास करो या उसकी आरएमएस वैल्यू के बराबर की डीसी, जो हीटिंग इफेक्ट है वो सेम होगा। इसका एक्सप्रेशन हमको निकालना है आरएमएस वैल्यू का, तो एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू डैश we know that instantaneous value of AC is given as, एकता बताएगी, instantaneous value of AC is given as, एक्सप्रेशन बताओ instantaneous value of AC का, बोलो। ठीक है, बिल्कुल ठीक, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। मुझे चाहिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए हम रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं और फिर स्क्वायर रूट, अंडर रूट लेते हैं। स्क्वायरिंग इट वी गेट, स्क्वायर कर दो इसको, स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आई स्क्वायर इक्वल टू I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब तुम इसका मीन ले लो। नाउ टेकिंग मीन वी गेट, मीन लेने को दिखाते हैं बार लगाकर, ऊपर बार लगा दो। एक पार्टिकल है जो पूरे टाइम सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से चलता है, तो उसकी मीन या एवरेज स्पीड क्या हुई? 2 मीटर पर सेकेंड, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जो कांस्टेंट होते हैं उनकी मीन वैल्यू भी वही होती है,
I0 है पीक वैल्यू ऑफ करंट, इट इज कांस्टेंट फिक्स्ड, तो उसका मीन निकालोगे तो क्या मिलना है I0, तो इसका मीन तो यही हो जाएगा I0 स्क्वायर, बार हटा दिया। हाँ, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ये वैरी करता है, टाइम के साथ ये वैरी करता है, तो इसका वेरिएशन देखने के लिए हम इसको पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी पावर 2 में है एक्सप्रेशन, तो ये नॉन लीनियर फॉर्म है। जब एक्सप्रेशन होता है पावर 1 में तो उसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म, तो हम इसको लीनियर फॉर्म में बदलते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला तुम जानते हो? तुम जानते हो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसे लगा दो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। क्या ऐसे लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इसकी मीन वैल्यू। अगली स्टेप में अंडर रूट भी ले लो। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज की है, लास्ट स्टेप में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर बार इक्वल टू I0 रह गया अंडर रूट लेने पर, अंडर रूट ऑफ हाफ कांस्टेंट टर्म में उसको अलग कर सकते हो माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 का एवरेज मीन। अब मीन का साइन रह जाएगा सिर्फ cos 2 ओमेगा टी पर, क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट टर्म है, उसका मीन हाफ ही है, हाफ का मीन हाफ, तो एक्सप्रेशन मॉडिफाई होकर ये मिल गया। 2 ओमेगा टी को अगर मैं थीटा मान लूं या फाई मान लूं तो cos फाई कैसा ग्राफ होता है? हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव। मीन वैल्यू क्या होगी? 0, खत्म हो गई वो टर्म, इसकी मीन वैल्यू 0। ये क्या पढ़ने में आ रहा है? रूट मीन स्क्वायर, क्या लिखूंगा? IRMS इक्वल टू, यहां बच गया I0 बाय रूट 2। 11th क्लास में तुमने तैयार किया होगा 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? जो पूछा जाए वो बताओ। मैं तुमसे रूट 2 नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं 1 अपॉन रूट 2, 0.707। थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करो, कभी जल्दबाजी मत करो, हमेशा दूसरे की बात को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो पूछा जाए वो बताओ, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। 0.707 टाइम्स I0, ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया IRMS के लिए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 70.7% ऑफ I0। RMS वैल्यू होती है पीक वैल्यू की 70.7%। और सिमिलरली मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं EMF या वोल्टेज के लिए VRMS इक्वल टू V0 बाय रूट 2, 0.707 टाइम्स V0, 70.7% ऑफ V0। हमने डिटरमाइन किया आरएमएस वैल्यू एक मेथड से। ये आसान मेथड है। उल्टा जाते हैं हम, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं और फिर स्क्वायर रूट। एक तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला काम आता है और एक ये कंसेप्ट काम आता है कि कांस्टेंट टर्म्स का मीन होता है सेम, वही टर्म। और साथ में ये भी देखते हैं कि cos थीटा sin थीटा इन सबकी एवरेज वैल्यू होती है 0। दूसरा मेथड कैलकुलस मेथड, एनसीईआरटी से देखना, वो आसान लगे तो वैसे कर लेना। क्वेश्चन लिखो, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। 300 वोल्ट एसी सप्लाई की पीक वोल्टेज। फुल स्टॉप। व्हाट इज इट्स आरएमएस वैल्यू? इसकी आरएमएस वैल्यू बताओ। तो आरएमएस वैल्यू तुम्हें निकालनी है, वी आरएमएस इज 0.707 टाइम्स पीक वैल्यू। तो 0.707 इंटू 300,
212.1 वोल्ट लिख लो, 212.1 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट of an AC having a peak value of 5 ampere? What is the effective value of current of an AC having a peak value of 5 ampere? तो तुम लिख सकते हो I equal to 5 into 0.707, 3.535, 3.535 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन द अबव क्वेश्चन comma, what will be the reading shown by AC ammeter? What will be the reading shown by AC ammeter and moving coil galvanometer? AC ammeter and moving coil galvanometer. अगर AC ammeter क्या होता है, AC नापने वाले इंस्ट्रूमेंट DC नापने वाले इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट होते हैं। DC नापने वाले इंस्ट्रूमेंट जैसा कि तुमने पढ़ा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये सब बेस्ड होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो AC नेट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है 0, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव। इसलिए DC नापने वाले इंस्ट्रूमेंट से हम AC को मेजर ही नहीं कर सकते, वो उसकी नीडल 0 पर ही रहेगी, एक बार इधर नहीं जा सकती, डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो इनर्शिया की वजह से वो हिलेगी नहीं। तो AC नापने वाले इंस्ट्रूमेंट उनका कंसेप्ट डिफरेंट होता है, उनका प्रिंसिपल अलग होता है, वो बेस्ड होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। उसमें एक रेजिस्टेंस वायर लगा रहता है, वो हीटअप होता है, करंट पास होती है, तब हीटअप होता है तो एक्सपांड होता है तो उससे नीडल हिलती है, हीट एक्सपांशन पर बेस्ड होता है। और हीट क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई का स्क्वायर आता है H में, जबकि मैग्नेटिक इफेक्ट में तुमने देखा था, मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या था, आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा था। यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट अगर ले रहे हैं तो हीटिंग इफेक्ट आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो तुम देखना ध्यान से, AC नापने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उसका जो स्केल होता है, डायल जिसमें मार्किंग लगी होती है, वो नॉन लीनियर होता है। शुरू में डिवीजन होंगे पास पास और बाद में डिवीजन होंगे दूर दूर, इक्विडिस्टेंट नहीं होंगे। DC नापने वाले इंस्ट्रूमेंट के डिविजन्स इक्विडिस्टेंट होंगे। अगली बार जब रेलवे स्टेशन जाओ या गेहूं पिसाने आटा चक्की पे जाओ, वहां लगा होगा वोल्ट मीटर अमीटर जो AC को नाप रहा है, उसमें डिविजन्स देखना, या तुम्हारे घर पे स्टेबलाइजर है तो उसमें देखना, या कहीं नहीं जा सकते तो पीछे चले जाना, बेसिन के पास वो पड़ा है इंस्ट्रूमेंट, उसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ है AC नापने वाला, वो CVT पड़ा है, उसके वोल्ट मीटर में डिविजन्स देखना, वो डिविजन है नॉन इक्विडिस्टेंट, शुरू में डिविजन्स पास पास है और बाद में दूर दूर। ये पहचान है AC नापने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की, क्योंकि H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर होता है। तो जैसे I है 1 एम्पियर तो ठीक है, 1 के प्रोपोर्शनल 1, 1 का स्क्वायर 1, पर जब 2 आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, गैप बढ़ जाएगा, 3 आ जाएगा तो 9, गैप और बढ़ जाएगा। तो क्या रीडिंग देगा AC एमीटर? ये जितने भी मीटर होते हैं ये RMS वैल्यू भी बताते हैं। हम हर जगह बातचीत भी करते हैं, लिखते भी हैं, मार्क भी करते हैं, सब क्या होती है, RMS वैल्यू। 220 वोल्ट क्या है, RMS वैल्यू। तो AC ammeter will give RMS value that is 3.535 एम्पियर। AC ammeter बताएगा 3.535 एम्पियर। जबकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो तो DC इंस्ट्रूमेंट है, 0 रीडिंग देगा, हिलेगी नहीं नीडल, इट विल शो 0 डिफ्लेक्शन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विल शो 0 डिफ्लेक्शन, फुल स्टॉप। तुम्हारे पास अगर चॉइस है तो तुम AC का शॉक लेना पसंद करोगे 220 वोल्ट, या 220 वोल्ट DC का शॉक लेना पसंद करोगे? AC। कुछ बच्चे तो AC बोल रहे हैं ना, कुछ बच्चे DC बोल रहे हैं। तो इस बात को समझ लो, 220 वोल्ट AC बोलने के लिए 220 है, उसकी पीक वैल्यू जाएगी 220 इंटू √2, 311.08 वोल्ट, 311.08 वोल्ट।
तो जो शॉक लगेगा वो लगेगा 311 वोल्ट का, और 220 वोल्ट डीसी वो वैसे भी 220 है। तो एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। स्टार मार्क करके स्टेटमेंट लिखो, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी फॉर द सेम वैल्यू, फॉर द सेम वैल्यू। कारण तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वो कहने को 220 है, वो कहां तक जाएगी 311.08। तो ये जितने भी पंखे बल्ब ये सब डिजाइंड हैं, ये 311 वोल्ट के लिए डिजाइंड है। बल्ब अगर तुम्हें जलाना है, अगर तुम बल्ब डीसी से चला रहे हो तो तुम 311 वोल्ट तक दे सकते हो उसको, कुछ भी नहीं होगा उसका, क्योंकि वो 311 वोल्ट सहने के लिए बना है। एसी नहीं दे सकते, एसी 220 वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकते। ये पंखा अगर डीसी से चलता होता, आजकल बाजार में आ गए छोटे वाले पंखे डीसी से चलने वाले, वॉल फैन, टेबल फैन डीसी से चलते हो, बैटरी लगा दो चल जाएगा। तो अगर ये पंखा मान लो डीसी से चलता होता तो 311 वोल्ट तक दे सकते थे इसको। ये डिजाइन है 311 वोल्ट हैंडल करने के लिए, खाली 220 के लिए नहीं। 220 वोल्ट एसी के लिए डिजाइन है, पर डीसी में चलता ही नहीं, इंडक्शन मोटर है, पर डीसी में 311 तक दिया जा सकता है। इसको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कॉइल नहीं चलेगी। आगे पढ़ेंगे कल। नहीं, डीसी वाले अप्लायंस, एसी वाले अप्लायंसेस जो इंडक्शन पर बेस्ड है डीसी से चल ही नहीं सकते। बल्ब जल सकता है, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, ट्यूबलाइट जल सकती है।